हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के कुछ एमसीक्यू पार्ट देखे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें और भी एमसीक्यू चाहिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ पार्ट 3 इंडियन ट्रस्ट एक्ट का कुछ एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू पार्ट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? न्यास का प्रयोजन जब विधि विरुद्ध हो जाए, यानी कि अनलॉफुल हो जाता है, जब किसी न्यास के सृजन के समय या फिर न्यास का सृजन हो जाता है, यदि उसका प्रयोजन विधि विरुद्ध होता है, तब न्यास कैसा होता है? वहाँ पर न्यास शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। यानी कि अनलॉफुल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्या कहता है? यदि किसी न्यास के 2 प्रयोजन हों, एक विधि पूर्ण होता है और दूसरा विधि विरुद्ध होता है, और तब न्यास कैसा होगा? यानी कि यदि कोई न्यास का सृजन हुआ है किसी न्यास का, और उसमें 2 या अधिक प्रयोजन हैं, जिसमें एक विधिपूर्ण है और दूसरा विधि विरुद्ध है, तो वहाँ पर कैसा होगा? केवल दूसरे प्रयोजन के लिए शून्य होगा, या अवैध होगा, या संपूर्ण न्यास शून्य होगा, या शून्यकरणीय होगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा आपका संपूर्ण न्यास शून्य होगा। यदि 2 या अधिक प्रयोजन है किसी न्यास में, तो वहाँ पर अगर एक भी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए हुआ, तो वहाँ पर संपूर्ण न्यास शून्य हो जाएगा। कब तक? जब तक कि उस प्रयोजन को खत्म ना कर दिया जाए। यदि चेंज नहीं किया जाता तो वहाँ संपूर्ण न्यास शून्य होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बिनेश्वर संपत्ति के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान भारतीय न्यास अधिनियम के किस धारा में बताया गया है? धारा 15 में, धारा 16, धारा 17 या धारा 13 में बताया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी नंबर, धारा 16 में। यानी कि बिनेश्वर संपत्ति का क्या मतलब होता है? बिनेश्वर संपत्ति का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो जाती है, यानी कि क्षयशील होती है, उन्हें परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान कहाँ पे है? धारा 16 में, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं फोर्थ। जहाँ कोई न्यासी किसी अन्य का उत्तरवर्ती है, यानी कि कोई न्यासी है जो किसी अन्य के स्थान पर आया है, तो वहाँ पर वह अपनी उस हैसियत में, किस हैसियत में कि वह न्यासी है, उस हैसियत में पूर्ववर्ती कार्यों और व्यतिक्रमों के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा, या नए सिरे से कार्य करेगा, या उत्तरदायी नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ चारों ऑप्शन में से तो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि सी नंबर उत्तरदायी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? न्यासी किसी भी न्यास संपत्ति को अपने पट्टे के निष्पादन की तारीख से 21 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आरक्षित किए बिना, यानी कि निष्पादन की तारीख जब स्टार्ट होती है उससे 21 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आरक्षित किए बिना, किसकी अनुज्ञा के बिना पट्टे पर नहीं देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यासकर्ता के, सह न्यासी, किसी भी न्यायालय के, या प्रधान सिविल न्यायालय के। तो यहाँ चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से पट्टे पर नहीं देगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। धारा 40 के तहत यदि कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है और न्यास संपत्ति के आय को आजीवन प्राप्त करने का हकदार है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो न्यास की संपत्ति से आय को आजीवन प्राप्त करने का हकदार है, कि आजीवन उसी को उसकी आय मिले, तो वहाँ पर विनिधान में तब्दीली करने के लिए कैसी सम्मति आवश्यक है? तब्दीली का मतलब कि उसमें परिवर्तन करना। तो कैसी सम्मति आवश्यक है? लिखित सम्मति, विवक्षित सम्मति, या दोनों में से कैसी भी सम्मति हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा लिखित सम्मति, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट कौन सा है? 7th नंबर।
किसी न्यास संपत्ति जो अप्राप्तव्य के लिए हो, यानी कि जो माइनर व्यक्ति हैं उनके लिए कोई न्यास की संपत्ति का सृजन होता है, तो वहाँ पे उनके भरण पोषण यानी कि जो उनकी देखभाल होगी, उनकी शिक्षा, उनके पालन पोषण, उनके पढ़ाई पे जो भी खर्च आएगा, तो उससे संबंधित प्रावधान भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में बताया गया है? धारा 31 में, धारा 36 में, धारा 39 या धारा 41 में। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, यानी कि धारा 41 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि भरण पोषण से संबंधित भारतीय न्यास अधिनियम में इसके प्रावधान कहाँ पे बताए गए हैं? सेक्शन 41 में बताए गए हैं। तो आप इसको मेमोराइज करते रहिए। उसके बाद देखते हैं 8th क्वेश्चन। न्यासी अपने पद या कर्तव्यों को कब किसी सह न्यासी पर प्रत्यायोजित कर सकता है? जब न्यास के लिखत में उपबंधित हो, या प्रत्यायोजन कारोबार के नियमित अनुक्रम में हो, या प्रत्यायोजन आवश्यक हो, या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे प्रत्यायोजन क्या मतलब है कि एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देता है, अपने सह न्यासी पे। जो भी न्यासी होता है जो अपने पद को और कर्तव्यों को किस पे ट्रांसफ़र कर देता है? सन्यासी। जितने भी सन्यासी है उनमें से किसी को एक को प्रत्यायोजित कर सकता है। और कब कर सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी जितने भी दिए गए हैं ऊपर 3, तो इन सभी में वो प्रत्यायोजन कर सकता है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? जब न्यास के प्रशासन में धन की प्राप्ति और अभिरक्षा अंतर्विलित हो, तब न्यासियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 न्यासी, 2 न्यासी, 3 न्यासी, या फिर कितनी भी हो सकती है। अर्थात कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे न्यास के प्रशासन में यदि धन की प्राप्ति हो रही हो और अभिरक्षा से अंतर संबंधित प्रावधान हो, तो वहाँ पर न्यासियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी नंबर का, यानी कि बी नंबर 2 न्यासी होने चाहिए कम से कम, यदि धन की प्राप्ति हो रही है और अभिरक्षा उसमें अंतर्विलित हो। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं? जहाँ की असम्यक असर के प्रयोग से किसी अन्य के हितों के अल्पीकरण करके, यानी कि किसी अन्य का हित है उसको कम करके कोई फ़ायदा उठाता है, तो वहाँ पर बिना प्रतिफल के उस फायदे को, जो उस फ़ायदा प्राप्त कर रहा है, जो वह फ़ायदा उसको मिल रहा है, तो उस फ़ायदा का किसके फ़ायदे के लिए वो धारण करेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस बताए गए हैं। न्यासकर्ता, हिताधिकारी, जिसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कि जिसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसके फायदे के लिए वो धारण करेगा, स्वयं के फायदे के लिए नहीं कर सकता है। उसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय न्यास अधिनियम में परिभाषित है? न्यास, न्यास भंग, रजिस्ट्रीकृत और ये सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, यानी कि ये सभी ये तीनों शब्द भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में परिभाषित हैं। यदि और आपको इसमें जितने भी परिभाषाएं उसमें परिभाषित की गई हैं, बताई गई हैं, आपको पूरा उसमें देखना होगा, पूरा याद करना होगा, तो कहीं से भी वो क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा परिभाषित है, कौन सा परिभाषित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ MCQ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।